लास्ट टाइम जो है मैंने शायद ये शुरू किया था टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, और ये क्या क्वेश्चन में ड्राइव कर दी थी ये वाली n इज इक्वल टू m क्रॉस b, n इज इक्वल टू m क्रॉस b ड्राइव कर दी थी है, क्या भी रहती है देखो। n इज इक्वल टू a by 2 sin theta x टॉर्क ऑन, ठीक है। तो टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल, और ये टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल जो इसका केस हम कर रहे हैं जब हम फील्ड जो है उसको यूनिफॉर्म ले रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो n जो हमने निकाला है दैट इज इक्वल टू टोटल टॉर्क जो है r क्रॉस f दैट इज इक्वल टू a by 2 f साइन ऑफ थीटा x यूनिट वेक्टर प्लस a by 2 साइन थीटा x यूनिट वेक्टर f। तो ये आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू a f साइन थीटा x यूनिट वेक्टर। और जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच साइड, और हर साइड के ऊपर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, इसके बराबर है। इसको ओपन कर लें तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। तो थीटा यहां पर 90 डिग्री है, एल एंड बी के दरमियान जो एंगल है वो थीटा 90 डिग्री है। तो F इज इक्वल टू आई एल बी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर है। अब यहाँ पर जो लेंथ है, अगर आप फिगर देखें जो प्रीवियसली मैंने ड्रा की थी, उसके अंदर हर साइड की लेंथ जो है वो क्या है, वो b है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेंथ जो है l, इसको मैं b के स्मॉल b के बराबर ले लूँगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, F आई बी बी, ये फोर्स आ जाएगी। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ फोर्स इन दिस इक्वेशन ऑफ टॉर्क, ये जो इक्वेशन ऑफ टॉर्क आई है इसके अंदर F की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट करें। तो F की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो N इज इक्वल टू A इंटू आई बी बी साइन थीटा x यूनिट वेक्टर। अब यहां पर अगर इस ए बी को मैं अलग कर लूं, ए बी आई बी साइन थीटा x यूनिट वेक्टर, तो यहां पर ए बी लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द एरिया। ए बी जो है यहां पर एरिया के बराबर आ जाएगा। तो n आपके पास आ जाएगा ए आई बी साइन ऑफ थीटा x यूनिट वेक्टर। अब एरिया इंटू करंट किसके बराबर होता है, एरिया इंटू करंट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो A इंटू आई इज इक्वल टू M,
ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू m b साइन ऑफ थीटा x यूनिट वेक्टर। नाउ इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट, इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूं कि n m क्रॉस b। So this is the required torque which is acting on a magnetic dipole in the presence of uniform magnetic field. तो अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली अगर आपने इसकी डायरेक्शन जो है उसको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट हैंड रूल जो है उसको अप्लाई करेंगे। नाउ इसको अब आप देखेंगे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है n m b साइन ऑफ थीटा, तो अगर थीटा 90 डिग्री हो तो n मैक्सिमम होगा यानी कि m b के बराबर होगा, और अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो n मिनिमम होगा यानी कि 0 के बराबर होगा। अच्छा, आपने इसी तरह की एक इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल केस में भी ड्राइव की थी। वो क्या थी, n इज इक्वल टू p क्रॉस e। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये आपके पास है n इज इक्वल टू m क्रॉस b इज आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रिकल analog as n is equal to p cross e। What is this p? P is electric dipole moment, m is magnetic dipole moment, e is the electric field, b is the magnetic field। ठीक है जी, तो ये वही उसी तरह की ही केस निकला है। वहाँ पर आप जब मटेरियल के अंदर डिस्कस करते हैं तो इतना टार्क इलेक्ट्रिकल केस में एक्ट करता है और इतना टार्क जो है ये मैग्नेटिक केस के अंदर जो है वो एक्ट कर रहा है। तो टार्क जो है वो अब इस डायरेक्शन में है, इन पर्टिकुलर द टार्क is again in such a direction, यानी कि अब इस टार्क की डायरेक्शन क्या होगी। ऑब्वियसली ये टार्क क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये करेगा टू लाइन द डाईपोल अप पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि जो डाईपोल्स हैं मैग्नेटिक डाईपोल्स हैं उनको फील्ड की डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करेगा, यानी कि उनको रोटेट करेगा और रोटेट करवा के ये कोशिश करेगा कि जितने डाईपोल्स मैग्नेटिक डाईपोल्स बन रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक डाईपोल्स का मतलब होता है कि जितनी करंट लूप्स हैं उस मटेरियल के अंदर, वो सारी करंट लूप्स जो हैं वो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लें। पहले तो वो रैंडम पड़ी हुई है ना, तो ये उनको रोटेट करेगा, उनको रोटेट करके उस तरफ लेके आएगा। ठीक है, तो सच अट्रैक्शन to line the dipole up parallel to the direction of applied magnetic field। ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आएगा उनको। अब ये टार्क है जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है कि जितनी देर तक आप फील्ड अप्लाई किए रखते हो उतनी देर तक वो मैग्नेटिक रहता है। तो अब ये क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टार्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है,
और वो टार्क क्या कर रहा है, उसको अलाइन कर रहा है उन डाइपोल्स को इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। तो इसका मतलब है कि ये जो टार्क है इसकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इट इज द टार्क ड्यू टू विच the paramagnetism is produced। तो ये टार्क है कि जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब हर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है एक मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन forms a magnetic dipole। क्यों फॉर्म करता है मैग्नेटिक डाइपोल? क्योंकि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है, वो एक करंट लूप है। और वो एक करंट लूप ही क्या चीज है, उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, तो वो करंट लूप ही एक मैग्नेटिक डाइपोल। तो जितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं उस मटीरियल के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक डाइपोल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है। एंड इफ यू imagine it as a tiny spinning sphere of charge। इसकी वजह से यू माइट एक्सपेक्ट ए पैरामैग्नेटिज्म। टू बी ए यूनिवर्सल फेनोमेनन। तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सल फेनोमेना इसलिए क्या है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। फेरोमैग्नेटिक नहीं होता वो हर दफा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक तब होता है कि जब वो जितनी लूप्स बन रही हैं वो सारी अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी अपने आप को रिटेन कर लें। ठीक है, लेकिन पैरामैग्नेटिज्म है वो जब भी आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है वो कुछ देर के लिए प्रोड्यूस होना है जब तक आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अप्लाई किया हुआ है। अब अगर हम इसी चीज़ को क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक देखें, मैंने आपको ये बताया था कि इवन और ऑड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, तो इवन और ऑड इलेक्ट्रॉन्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं मैग्नेटिज्म के अंदर, उसकी वजह यह है कि जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहाँ पर पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर या क्वांटम थ्योरी के अंदर आप पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कि जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हों तो वो कभी भी एक स्टेट के अंदर नहीं रह सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। इसलिए हमें फिर देखने पड़ते हैं इवन और ऑड लाइन। तो इवन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो पेयर्स बना रहे होते हैं, और वो जो पेयर्स बना रहे होते हैं इवन इलेक्ट्रॉन, उनकी स्पिन्स क्या करती हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, तो उनका नेट रिजल्ट जो है वो जीरो के बराबर आता है। लेकिन जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व, ऑड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से कि मैग्नेटिज्म जो है वो जनरेट होता है। तो
Actually, quantum mechanics specifically Pauli exclusion principle, जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, लॉक द इलेक्ट्रॉन्स within a given atom, ये लॉक कर देता है, इस पर कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। टुगेदर in pairs with opposing spins, and this effectively neutralize the torque. अब अपोजिट स्पिन्स हैं, तो वो अपोजिट स्पिन्स क्या करेंगी, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। जब वो कैंसल आउट कर देंगी तो क्या होगा, टॉर्क न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो फिर पैरामैग्नेटिज्म है, as a result पैरामैग्नेटिज्म, इसके नतीजे में जो पैरामैग्नेटिज्म है मोस्ट ऑफन अकर्स ये ज्यादातर अकर करता है इन एटम और मॉलिक्यूल in atom or a molecule with an odd number of electrons, जहां पर आप odd number of electrons जो हैं उनकी बात करते हैं। तो where the extra unpaired member is subjected to the magnetic torque. तो अब पैरामैग्नेटिज्म जो है वो ज़्यादातर किस वजह से होता है, उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर जिनके अंदर ऑड यानी कि पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। तो वो जो ऑड आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर जो अनपेयर्ड मेंबर, अब सारी बात वो ऑड क्या है, वो अनपेयर्ड मेंबर है, और वो जो अनपेयर्ड मेंबर है वो क्या कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक टॉर्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो पेयर की फॉर्म में नहीं है कि उसके अंदर अपोजिट स्पिन्स होंगे और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इन ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज्यादातर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नेटिज्म जो है वो अकर करता है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो होती है। अब इवन कि आप जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं
तो मैग्नेटाइजेशन होती है, लेकिन तब भी मैग्नेटाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जो थर्मल क्लूजन्स हैं वो तो हो रहे होते हैं। थर्मल क्लूजन का मतलब यह है कि जो उस मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे होते हैं, और वो जब टकरा रहे होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि ये कौन से क्लूजन कर रहे हैं? थर्मल क्लूजन कर रहे हैं। और इन थर्मल क्लूजन्स की वजह से रैंडमनेस जनरेट होती है। ठीक है, यानी कि वो लाइन होते हैं, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो वो दोबारा रैंडम हो जाते हैं। वो क्यों दोबारा रैंडम हो जाते हैं? इन थर्मल क्लूजन्स की वजह से। ये जो बार बार उसके अंदर थर्मल क्लूजन, यानी कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे होते हैं। तो इवन द अलाइनमेंट is far from complete since random thermal collisions tend to destroy the order. तो जो थर्मल क्लूजन्स हो रहे होते हैं वो ऑर्डर जो है, यानी कि जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और ऑर्डर जनरेट हुआ है तो उस ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर देती है, रैंडमनेस के अंदर दोबारा उसे ले आती है। ठीक है जी, अब हमने जो है ये टॉर्क तो हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ force on dipole in uniform magnetic field. अब जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इन यूनिफॉर्म magnetic field, the net force on current loop is 0. जो नेट फोर्स लग रही है करंट लूप के ऊपर वो 0 के बराबर है, यानी कि एफ आई इंटीग्रल डी एल क्रॉस बी। तो अगर बी कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर लेके आ सकते हैं। इफ बी कांस्टेंट इट कैन कम आउट ऑफ द इंटीग्रल। तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर लेके आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वी कैन राइट इट एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। तो अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट है डी एल अराउंड द क्लोज लूप, नेट डिस्प्लेसमेंट डी एल अराउंड द क्लोज लूप वैनिशेस। तो ये पूरे लूप के इर्द गिर्द जो है ये पूरा ये क्या करेगा, ये वैनिश हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि डी एल इज इक्वल टू 0।
तो डी एल अगर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर 0 आ गया, 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एफ इज इक्वल टू 0। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है दैट इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल मूव अहेड टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये अभी आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए पहले टार्क कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद फोर्स जो है उसको कैलकुलेट किया। नाउ वी विल डिस्कस द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So magnetic force on magnetic dipole in non-uniform magnetic field. ठीक है जी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जो फोर्स एक्ट करती है मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स acting on the magnetic dipole is F is equal to M dot B is equal to del into M dot B। ये फोर्स जो है ये एक्ट करती है इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी हैव टू ड्राइव इट। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास फोर्स जो है वो किस तरह आती है, हाउ वी कैन ड्राइव इट। तो सबसे पहले मैं इसके लिए फिगर ड्रॉ करता हूं। ये देखें कि ये आपके पास लूप है, ठीक है, और इस लूप में इस तरह करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। इसके एक साइड पर एक ये फोर्स लग रही है DF1, इस साइड पर भी फोर्स लग रही है DF2, और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। और इस साइड के ऊपर इधर आप कह लें कि ये M इज इक्वल टू IA के बराबर है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। इसको आप कह दें कि ये कोई फिगर 1 है। ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके मुताबिक, इस फिगर के मुताबिक, द फिगर 1 shows DF is equal to I DL क्रॉस B। ये जो फोर्स है प्रोड्यूस ए नेट डाउनवर्ड force on the dipole into the region of greater
field strength. तो अब अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड, आपको इस बात का पता है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज जो है वो हमेशा उस रीजन की तरफ होती है जिस तरफ फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि लोअर से हायर स्ट्रेंथ की तरफ जो है वो उसकी डायरेक्शन फोर्स की एक्ट करती है। तो अब अगर इसके ऊपर राइट हैंड रूल देखा जाए तो बाय राइट हैंड रूल अब आप देखेंगे ये फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है थोड़ी सी टिल्टेड है, यूं जा रही है, ऐसे सीधी नहीं लग रही, थोड़ी सी टिल्टेड है। अगर सीधी होती तो पेयर्स के अंदर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती, लेकिन ये थोड़ी सी क्या हो गई है, ये टिल्ट हो गई है, ठीक है। तो बाय राइट हैंड रूल as the magnetic field is tilted, अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड में देखें ये टिल्टेड है, सीधी लाइनें नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये टिल्टेड है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी टिल्ट हो गई है। सो द मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो टिल्टेड, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसके अंदर भी थोड़ी सी टिल्ट जो है वो आ गई है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं फोर्स के, देखें ना ये फोर्स हैं तो इसके कंपोनेंट्स बनाएं, यहां से ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इधर कहता हूं कि ए की वेक्टर लेता हूं, ये मैं कहता हूं ये F1 है, ठीक है। तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इस तरफ भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस तरफ भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखें ना, इस तरफ भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस तरफ भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो है वो तो कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंट एक्सेस में है, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, और पीछे जो है वो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो रह जाएंगे, और वो वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड अप हो जाएंगे। तो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स of forces cancel out, तो वो तो एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, बट द वर्टिकल components will not cancel out, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो कैंसल आउट नहीं होंगे। अब जो नेट फोर्स एक्ट करेगी, आप देखेंगे जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो ये बन रहा है ना, इस तरह, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये वर्टिकल, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनकी वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, लूप के ऊपर, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। सो द नेट फोर्स acting on the loop will be in the downward direction.
तो ये जो नेट फोर्स एक्ट करेगी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो अब फोर्स जो एग्जर्ट हो रही है ये लो मैग्नेटिक रीजन से हाई मैग्नेटिक रीजन की तरफ एग्जर्ट हो रही है। द फोर्स इज exerted from low magnetic region to the high magnetic region. लो मैग्नेटिक रीजन से हाई मैग्नेटिक रीजन की तरफ एक्ट कर रही है। तो अब जो फोर्स मैग्नेटिक डाइपोल पर एक्ट कर रही है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल ठीक है, जो मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ एक्ट करेगी मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर। अब मैं एक और फिगर जो है वो ड्रा करता हूं, ठीक है। तो उस फिगर में हम देखेंगे कि ये फोर्स जो है ये किस तरह एक्ट कर रही है। इस तरफ डॉट है, करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द पेज, और इस तरफ क्रॉस है, करंट फ्लोइंग इनटू द पेज, आई और आई, ठीक है। इसको यहां से आप इसके साथ मिला दें तो इधर से ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इस तरफ जा रहा है एम, और यहां से ये एंगल बन रहा है थीटा, और इधर से जो ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री माइनस थीटा का एंगल बन रहा है, ठीक है। इस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की हुई। दिस इज आई, दिस इज जे, और ये अंदर की तरफ के। इसको क्या लें कि ये कोई फिगर 2 है, ठीक है। तो इन फिगर 2 क्रॉस represents the current in inward direction, and dot represents the outward डायरेक्शन, और डॉट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये देखें, ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, तो इसका मतलब है कि ये यूं लूप रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे अंदर जा रहा है और ये बाहर,
तो ये इस तरह यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप जो है वो रोटेट करेगी। तो द करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि अब इसके ऊपर टार्क जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, अब मैं ये टाइम ओवर हो गया, इसकी कैलकुलेशन फिर मैं कल करूँगा।